हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों 9 दिसंबर 2023 को जूनियर लेवल पर यानी कि कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो परीक्षा आयोजित हुई थी सोशल साइंस की, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक यहाँ पर हम देखेंगे कि लैंग्वेज में, जनरल स्टडीज़ में और सोशल साइंस में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज वाले पार्ट को। जो पहला पार्ट है लैंग्वेज का है और हम यहाँ पर केवल टू दी पॉइंट ही चलेंगे ताकि आपका जो समय है वो कम लगे। तो कुल मिला के जो 8 प्रश्न हैं वो इंग्लिश के हैं। पहले इन्हीं को देखते हैं। थोड़ा मैं जूम कर दूं ताकि आप लोग जो है अच्छे से देख पाएँ। जो लोग मोबाइल फ़ोन में देख रहे होंगे वो लोग अच्छे से देख सकें, तो मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है। क्वेश्चन है, सरिता इज़ गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये पेपर का जो सेट है वो ए सेट ही दिया जाता है। तो हम ए सेट के मुताबिक ही यहाँ पर आपको आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन ए वीडियो। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा? ए लगेगा, विकल्प बी सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि डैश वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। तो डैश के स्थान पर क्या आएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर भी आएगा विकल्प ए यानी कि द। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, व्याकरण से इसका कोई संबंध ही नहीं है। इसका आंसर है बकेट, गीज़र और टैप में। तो नॉट ए पार्ट ऑफ किचन, तो नन ऑफ द अबव। ठीक है, किचन में तो ना तो बकेट होगा, ना गीज़र होगा, ना टैप होगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट। कैरेट, टर्निप एंड बीट रूट। कौन सा एक है जो कि फल नहीं है? तो फिलहाल मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ रहा था कि लुक देयर आर डैश इन द वाटर। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, टैडपोल्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज़। तो मोर डेज इन ए मंथ, लीप ईयर। ठीक है, इसके बाद सन ऑफ ब्रदर इज़ नोन एज। सन ऑफ ब्रदर इज़ नोन एज, उसको आप क्या कहेंगे? नेफ्यू कहेंगे आप। फादर्स सिस्टर इज़ नोन एज। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा मौसी भी नहीं कहेंगे, सिस्टर इन लॉ भी नहीं कहेंगे, कजिन भी नहीं कहेंगे। तो नन ऑफ द एबव, ये हमारा आंसर है। इसके बाद जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हैं। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये आती है गढ़वाली, विकल्प सी सही है। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी कन्नौजी उपभाषा की बोली है। 11 कह रहा है आपका कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अर्थ के लिए सटीक मुहावरा कौन सा है? तो ये होगा तिल का ताड़, ये तो आप जानते ही हैं। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? तो ब्रज भाषा में किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। यहाँ पर आपने देखा कि जो हिंदी के प्रश्न हैं ये काफ़ी आपको सरल लग रहे होंगे। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं? थोड़े प्रश्न कठिन भी रहने चाहिए, तो हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर राजस्थानी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत 4 बोलियाँ आती हैं। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट, कृत्रिम बोली किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा गया था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पूर्वी पहाड़ी। ये पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत ये नहीं आती है। दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हिंदवी, हिंदी, हिंदुस्तानी। ये सभी सही हैं, विकल्प डी करेक्ट होगा। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। तो इसके मुताबिक सिर्फ विकल्प ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, नौधन उढ़ा। ठीक है, ऋजु का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था जो कि होता है सरल। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो,
मतलब जब आपका इतिहास जो ज्ञात है उसके पहले का हो तो उसको क्या कहेंगे आप? उसको कहेंगे आप प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक। ज्ञात इतिहास के पूर्व का है तो उसे क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक। पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। पारितोषिक मतलब इनाम। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? पर्याय की दृष्टि से तो यहाँ पर देखेंगे अगर तो तरि, तरिण, उपल, अस्म, ये अनिल और तुषार ये सही नहीं है। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है। पाकेटमार शब्द में कौन सा समास है? पाकेटमार शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें बनेगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 24वें में एक से अधिक। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये भी करेक्ट है। आपका पत्र, ये तो गलत हो जाएगा। धन्यवाद। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, तो दोनों ही सही हैं, यानी कि उत्तर देंगे आप ऑप्शन डी को। तो इस प्रकार एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो ये अशुद्ध वाले, जो शुद्ध अशुद्ध वाला जो वाक्य आता है उसमें गलती ज़्यादा होती है। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक शब्द है वो क्या है? तो इसका आंसर बनेगा ये एक विशेषण है। ठीक है, विशेषण होगा ये। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? सुंदर शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कौन सा वाक्य? सुंदर की कल्पना कला है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं आप पांचों पढ़ रहे हैं, और इसमें जो आंसर बन रहा है, यह लड़का बहुत सुंदर दिखता है। यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। तो क्रिया क्या है? लिखना। उसकी विशेषता क्या बता रहा है? सुंदर। तो इसका मतलब क्रिया विशेषण रूप में यहाँ पर सुंदर आ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा संस्कृत भी है, पाली भी है और तमिल भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। इसके बाद 3 प्रश्न और बचे हैं, बस आपका जो भाषा वाला पोर्शन है ये खत्म। तो पूछा गया था कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बुद्धि, सफाई, ममता, उपयुक्त में एक से अधिक, या फिर नन ऑफ द अबव। और इसमें जो आपका आंसर बन रहा है वो जातिवाचक संज्ञा इसमें से कोई नहीं है। कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा मैं। ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। और रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। इसका आंसर क्या होगा? ये इच्छा बोधक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि ये इच्छा प्रकट हो रही है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपका जो जीएस वाला पोर्शन है ये आ रहा है, जनरल स्टडीज़। ये बाइलिंगुअल था। इसमें कुछ प्रश्न आपके जो है आप देख रहे होंगे कि मैथ के हैं, तो मैथ के प्रश्नों को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। डायरेक्टली चलते हैं आपके उन प्रश्नों पर जो कि जीएस से संबंधित हैं। और ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा छोड़ देंगे, आगे चल के हम इन प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन एक अलग वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। ये D2O जो होता है ना, ये भारी जल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उपयोग होता है कहाँ? मंदक के रूप में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही है सी। इसके बाद लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लैक्टियल दोस्तों ये वसा अवशोषण से संबंधित है, यानी कि विकल्प सी सही है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो दोस्तों ये कही जाती है पादप कार्य की। ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 42, वो क्या था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की इसका आंसर ऑप्शन ए है, आनुवांशिकी। और लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? तो 43 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी बनेगा, लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, 43 का यहाँ पर बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 पे है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो ये क्या होता है? एमाइलेज होता है, ऑप्शन सी। इसके बाद ये आपका हो गया 44 नंबर। 45 चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि चलिए देख लेते हैं। हाँ, Al2O3 2SiO2 डॉट 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन ये लगेगा जो साइंस के नहीं है अभ्यर्थी। फिलहाल ये चीनी मिट्टी का फार्मूला होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका।
इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसको कहेंगे कार्निवोर। जो मुख्यतः मांस खाएगा उसको क्या कहेंगे, कार्निवोर कहेंगे। देखो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपने शायद इसके पहले ना देखे हों, इसलिए क्वेश्चन पेपर को देखना जरूरी होता है। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। अब देखो जो एग्ज़ाम तो फटाफट इन्होंने करवा लिया था, लेकिन करंट अफेयर पूछ लिया है, मतलब 1 साल पहले का। ठीक है, तो एक तो एग्ज़ाम में समय नहीं मिला, ऊपर से करंट अफेयर इतना पुराना पुराना पूछ रहे हैं। फिर भी क्या करेंगे आप, एग्ज़ाम उत्तर तो आपको देना ही है। तो ये रायपुर वाला आंसर बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। अब देखो जो आपका लगभग 1 साल पुराना करंट उठा लिया गया है और इसका आंसर बन रहा है ऑप्शन सी, अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन था कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर था नई दिल्ली में। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का करंट उठा के पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसलिए मैंने कहा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है, 65-70 या 70 से थोड़ी सी ऊपर रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे। अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन हो रहा है, अभी तक तो ये था ना कि आदित्य L1 मिशन क्या है या कहाँ से लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया। अब पूछ लिया है कि परियोजना निदेशक कौन थे। तो शंकर सुब्रमण्यम, P वीर मुथुवेल, निगार साजी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर आपका जो बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, निगार साजी। ठीक है, तो 50 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, निगार साजी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। तो काफ़ी लंबे लंबे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आपने देखा इसका आंसर कैलिफोर्निया ही होगा, विकल्प ए ही करेक्ट है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया था, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। रूबेला जो वायरस है उसके सफल उन्मूलन की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर है भूटान के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसको दिया गया, लीजन ऑफ मेरिट सम्मान, तो ये दिया गया है जनरल दलबीर सिंह सुहाग को, ऑप्शन ए। ये भी मतलब 4-5 महीने पुराना करंट अफेयर है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, 54 पे आइए। तो भारतीय विरासतों को भारत वापस लाना, यही है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, भारतीय विरासतों को भारत वापस लाना। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो प्रश्नों का लेवल है वो मतलब पुराने प्रश्न हैं, प्रश्न टफ नहीं है लेकिन पुराने हैं, तो मतलब उनको याद रखना ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। निम्नलिखित में कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है, युवा वलित पर्वत, ठीक है, कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है, अरावली, एंडीज, एप्लेसियन। और इसका फ्रेंड जो आंसर बन रहा है वो ऑप्शन डी बनेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अरावली है। और युवा वलित पर्वत अरावली तो नहीं है लेकिन एंडीज और एप्लेसियन को माना जाएगा, तो विकल्प बी और सी के आधार पर ऑप्शन डी ही यहाँ पर आंसर बनेगा। निम्नलिखित किसकी न्यून हिम रेखा है, किसकी जो है न्यून हिम रेखा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, आल्प्स क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 56 का आंसर बनेगा यहाँ पर आल्प्स क्षेत्र। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, 57 का मालवा पठार वाला उत्तर हो जाएगा। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कहाँ पर, तो दोस्तों ये तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं मिलते हैं, 58 हो गया आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी जो है वो किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है, तो ये विकल्प सी बनेगा, मेघालय में। याद रखिएगा कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, अब बिहार से संबंधित भी नहीं है तो इसको टफ ही कहेंगे आप। उस क्षेत्र का नाम बताइए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। अब आपको पता है कि G21 में पहले ये G20 था, अब इसमें जो है अफ्रीकन समूह भी शामिल हो गया है, तो उसकी वजह से इसका नाम G21 कर दिया गया है। और अभी G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत ने की थी, और G21 की अध्यक्षता कौन करेगा,
तो दोस्तों इसका आंसर बन रहा है ऑप्शन सी, ब्राज़ील करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना आप। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा में नमी कितनी है, इसको आप कैसे मापेंगे? तो इसको मापेंगे आप हाइग्रोमीटर से। कौन सा या कौन सी भूमध्य सागर से भारत के लिए उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है? मतलब कौन सी पवन है जो कि भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है या चलता है? तो इसका आंसर बनेगा पश्चिमी विक्षोभ। तो ये जरूर याद रखना कि पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ये भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न था कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1856 हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है ये तो गलत ही है और दूसरा भी गलत है, तो यहाँ पर एक ही विकल्प सही प्रतीत हो रहा है 63 का। तो अब एस.एन. सिन्हा ये भी गलत लग रहा है, तो मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प ई आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो दोस्तों 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, याद करो। तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। सभी जो घटनाएं हैं उनको कालक्रम में याद रखिए। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 65। तो इसका गठन हुआ था 1928 में, आपको पता ही होगा। और 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा बिपिन बिहारी वर्मा, यानी कि विकल्प आपका ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो दोस्तों पूना समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो 24 सितंबर 1932 को हुए थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो 68 का आंसर है ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह ने, ये तो आप जानते ही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बनी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो संबंधित यहाँ पर समय है वो क्या हो सकता है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पटना 1912 वाला जो हुआ था। इसके बाद मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? अब ये जो घटना है 1917 की है, तो निश्चित रूप से उसी के आसपास यही आ रहा है। ठीक है, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो आपको पता ही है कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी बनेगा, हसरत मोहानी। तो ये हो गए आपके जीएस के प्रश्न। और अब कुछ प्रश्न देखेंगे इतिहास के भी, क्योंकि इतिहास के जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें कुछ प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि आपको पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर जो आपका आंसर है उसको चेक करते हैं। तो चलिए, अब देखो यहाँ पर कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो भौगोलिक खोज की शुरुआत किन यूरोपीय देशों ने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? पुर्तगाल और स्पेन, आपको याद ही होगा इसके बारे में। इसके बाद है कि प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? जो शुरुआत में भौगोलिक खोजें की गई उनका परंपरागत मत क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है आर्थिक कारण भी थे, नए क्षेत्रों की खोज भी थी, और कहीं ना कहीं ये भी तीसरा वाला भी था, लेकिन ये हमेशा नहीं था क्योंकि जहाँ पर ईसाई नहीं थे वहाँ पर इसका मतलब नहीं था। तो ए और बी को अगर हम सही माने तो उत्तर बन रहा है हमारा ऑप्शन डी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बोस्टन टी पार्टी हुई थी ये घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1773 में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है बोस्टन टी पार्टी, ये आप जानते ही होंगे। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा, और दोस्तों इसका आंसर है थॉमस जेफरसन ने लिखी है अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? H5। इसका सही जवाब है रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर। तो जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा। ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी का काल कौन सा था? का काल कैसा था? मतलब आर्थिक समस्या, धार्मिक समस्या, सामाजिक समस्या। तो दोस्तों इसका आंसर है आर्थिक समस्या। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका जो है उस पर चलते हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर जो इतिहास के भी प्रश्न हैं वो बाइलिंगुअल ही हैं। झारखंड क्षेत्र में
उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? झारखंड क्षेत्र में जो उलगुलान विद्रोह हुआ था उसके नायक थे बिरसा मुंडा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। भगीरथ माझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो फ्रेंड्स ये है संथाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, भारतीय वस्तु पर अत्यधिक कर। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही प्रतीत हो रहे हैं, तो आप उत्तर देंगे ऑप्शन डी को। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली को लागू किया था? तो दोस्तों ये आंसर बनेगा आपका अस्थाई बंदोबस्त भी, रैयतवाड़ी भी और महालवारी बंदोबस्त भी, यानी कि विकल्प ए बी सी, एक से ज़्यादा विकल्प सही है, तो उत्तर देंगे आप ऑप्शन डी। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल थीसिस ये लेनिन के द्वारा मांगी गई एक मांग थी। तो ये मांग क्या है दोस्तों? ये मांग है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए। तो ये पहले और दूसरे विकल्प सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प हैं संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, तीनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट माना जा रहा है। फिर आपका आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है, उसको देखेंगे। और देखो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अगर बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको ये सारे प्रश्न रटे हुए होने चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का प्रसिद्ध उद्घोष किया था? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत बार इसका लोग उत्तर जो है गलत दे देते हैं। तो याद रखिएगा कि दिल्ली चलो का जो नारा था वो सिंगापुर से दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? असहयोग आंदोलन का जो संकल्प था वो कांग्रेस ने अपने किस सत्र में लिया था? तो दोस्तों ये नागपुर सत्र में लिया गया था असहयोग आंदोलन के लिए। तो याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के लिए जो नागपुर सत्र हुआ था उसी में संकल्प लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या बनेगा? बेलगांव 1924 वाला। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? दांडी यात्रा ये निश्चित रूप से आपको पता होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए है, नमक सत्याग्रह। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि लगभग पूछा ही जा रहा है, फटाफट पूछा जा रहा है, तो इसको आप रट लीजिए। इसका आंसर है कुंवर सिंह। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी किसने? तो इसका भी उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो ये हैं बाबा रामचंद्र दास, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों आपको पता है कि आनंद मठ की रचना जो है ये ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? खाजा कहाँ पर बनता है ये पूछा जा रहा है। तो सिलाव खाजा होता है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा स्थान, सिलाव में ही खाजा बनता है, सिलाव खाजा के नाम से इसको जीआई टैग भी मिला है। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो दोस्तों भागलपुर क्षेत्र जो है ये काटन और सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म है जो कि सही है? तो लीची मुजफ्फरपुर सही है, केला वैशाली सही है, मखाना मधुबनी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था। तो सर्वप्रथम जो छपाई तकनीक थी वो उसका विकास कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है चीन, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन ए सेठ हुकुम चंद्र ने 1917 में कलकत्ता में पहले
भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी? कब की थी? 1917 में। कहाँ की थी? कलकत्ता में। किसने की थी? सेठ हुकुमचंद ने। तो पहली भारतीय जूट मिल 1917 में कलकत्ता में बनी थी सेठ हुकुमचंद के द्वारा। होम चार्जेज क्या हैं? होम चार्जेज क्या हैं? भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है उस पर ही आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन था कि किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? मतलब भारत माता की जो पेंटिंग है स्वदेशी आंदोलन के लिए उन्होंने किसने बनाई थी? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसका उत्तर बनेगा अवनींद्रनाथ टैगोर। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? यंग इटली नामक जो गुप्त संस्था थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो मज्जनी ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो इसका आंसर बनेगा चित्तरंजन दास। ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। और ये प्रश्न ये पूछा गया था कि किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। मतलब क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं है, क्रांति है, और इस क्रांति का उद्देश्य क्या है? भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। तो ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का, यानी कि विकल्प इसका सही है बी। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो ये किसने कहा था? केलॉग ब्रियंट पैक्ट में, यानी कि विकल्प ए। इसके बाद अब देखो यहाँ पर विश्व इतिहास से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? केलॉग ब्रियंट पैक्ट जो है। और औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में जो कार्डिंग शब्द है ये किसको इंगित करता है? तो इसका उत्तर बी माना जा रहा है, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था उस पर आ जाते हैं। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेविड हार्डी मैंने लिखी है किताब गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 110 अनुच्छेद हैं और 20 अध्याय हैं, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो अच्छे प्रश्न उसको बिल्कुल रटने का प्रयास करिए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता, और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? चीनी लोक गणराज्य की स्थापना जो थी ये कब हुई थी? तो आपको पता है कि 1948 में। और फिर ये 39 है। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो 39 का आंसर है कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, यानी कि विकल्प डी इसका करेक्ट है। और कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसका आंसर है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो थे वे ही पूछे गए थे। अब आगे कुछ टॉपिक और भी हैं जो कि हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको चाहिए कि किसी विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ये ज़रूरी है कि आप इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट अस बाय डू लाइक एंड शेयर। इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप लोग जो है ना studywithgyanprakash.com वेबसाइट पर विजिट करके भी परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी, गाइडलाइंस और क्वेश्चन पेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार विजिट जरूर करिएगा। थैंक यू।